ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, लोग एक्चुअली बात नहीं करते इस बारे में। पीपल व्हाट दे थिंक इज कि ये बहुत प्राइवेट चीज़ है बात करने के लिए। लेकिन जब बात हेल्थ की हो तो क्या हेल्थ प्राइवेट रखनी चाहिए? नहीं, हम कब बोल सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है कब गुड है और कब बैड है? तो बहुत सारे टैबूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम की भी, हमारे समाज की भी, जो वो डिस्कस नहीं कर पाता है। हमारी एजुकेशन इम्पोर्टेंस लाती है कि वी शुड एजुकेट द एंटायर सिस्टम, द एंटायर सोसाइटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हेल्थ को हाइड करना, आई डोंट थिंक इट्स अ राइट। आती हैं तो इतना बड़ा लंप हो गया, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये इतना बड़ा कैसे हो गया, तो हमें शर्म आती थी बताने में। ये जो आपने बताया कि पीसीओडी की काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स हैं मेनली इन यंग फीमेल्स, इसका पर्टिकुलर रीज़न क्या है? फास्ट फूड इज कमिंग अप विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। कि जब आप सुबह पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी ज़्यादा बेटर काम करती है। जब हम रात को 7-8 घंटे स्लीप लेते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग आवर ब्रेन एट रेस्ट। She is 17 years. I went for a ultrasound and I could found कि एक बहुत बड़ा ट्यूमर किडनी के ऊपर बैठा हुआ है। It was just symptomless, कोई सिम्टम नहीं था। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड, एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड ऑफ मेडकास्ट, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंडीशन की जिसे बात करने में लोग काफ़ी ज़्यादा घबराते भी हैं और हेसिटेट भी होते हैं। जब बात हो आपके हेल्थ की तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जब लोग सोचते हैं कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। येस, हम टॉकिंग अबाउट अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस माई गेस्ट ऑफ दिस एपिसोड, डॉक्टर एड्रीना मित्तल, HOD ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इन संतोष डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिनके साथ हम ट्राई करेंगे टू क्लियर सम पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वेलकम टू द मेडकास्ट मैम। Thank you, Arjun, introducing me and inviting me on this platform today and for discussion of some important disease which is a very common problem nowadays in the youngsters, and I'm very happy to be here. I am Dr. Adrina, working as professor and HOD in the pathology department of Santosh Medical College. So I'm very thankful and very opportunate to be here and to discuss some important aspects which are creating a problem in the young females nowadays. मैम, ये टॉपिक काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है, लोग एक्चुअली बात नहीं करते इस बारे में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिकॉज दे आर फियर्ड, उनको ये घबराहट होती है। एंड मैक्सिमम पीपल व्हाट दे थिंक इज़ कि ये बहुत प्राइवेट चीज़ है बात करने के लिए। दैट इज़ वाई दे फील रिलक्टेंट, दे फील हेजिटेंट कि हम इसके बारे में किसी से डिस्कस करें। मैम, यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये प्राइवेट है, लेकिन जब बात हेल्थ की हो तो क्या हेल्थ प्राइवेट रखनी चाहिए? नहीं, बिकॉज हेल्थ कभी भी प्राइवेट नहीं रखी जाती है। वी कैन नेवर कीप, बिकॉज हेल्थ इज़ नॉट ओनली द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, it is not a sexual health, it is a combination of the entire health of individual, जिसमें हमारी physical health भी आती है, mental health भी आती है, social health भी आती है, and along with it is sexual health. So it is a combination, it encompasses the entire thing कि सारी health आपको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नॉट ओनली द सेक्शुअल हेल्थ इंडिविजुअली विल इफ़ेक्ट कि एक ही चीज़ है तो वो आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, बीमारी हो गई है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट योर मेंटल स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, बेसिक रीज़न है। बिकॉज अगर हम देखें तो हमारी एंटायर बॉडी इज़ मेडअप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो जैसा हम सोचेंगे, जो हमारी मेंटल स्टेट रहेगी, वैसा ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब इम्पॉर्टेंट है। We can say it's a combination of all the aspects. Yes, like it is a combination of the entire body, which includes your physical, your mental, your social, your sexual life. So reproductive health includes everything in it. मैम, अगर हम आगे बात करें तो एक पॉइंट आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसा पॉइंट है जहां हम सिर्फ बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, बट यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं लाइक गुड एंड बैड। हम कब बोल सकते हैं कि जो ये हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, कब गुड है और कब बैड है?
देखो, गुड हेल्थ मीन्स कि जब कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, व्हेन इट एंटर्स इनटू द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब वो ग्रो करता है, ग्रो करने के साथ साथ क्या होता है कि उसके सारे फेजेस नॉर्मल होते चले जाते हैं। जो हमारे क्राइटेरियाज़ हैं, जो हमारे हेल्थ के क्राइटेरियाज़ हैं, अगर मेंटली वो ठीक काम कर रहा है, फिज़िकली वो ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, नॉर्मल हेल्थ हो रही है, और डिफरेंट स्टेजेस पे जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, it is divided into various stages, right? Starting from at the age of 7 to 8 years till menarche, till puberty, till adolescence. अगर सारे phases हमारे बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं तो that indicates कि yes, this individual is running quite good. Bad हम तब कहेंगे कि when a person or a female or a male faces problems in it. जैसे बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टार्ट हुआ तो आजकल बच्चियों में बहुत कॉमन है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं स्टार्टिंग से ही। उसका बहुत बड़ा रीज़न भी हो रहा है कि लाइक पहले तो एज थोड़ी सी 14-15 ईयर्स की थी, नाउ द मेनार्के दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 9 to 10 ईयर्स। तो अब इतनी छोटी सी एज पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी बॉडी में स्टार्ट होती हैं, देन वी नीड टू लुक इनटू इट कि भाई कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है बच्चा, कैसे उस चीज़ को वो मेंटली ले रहा है। तो दिस विल इफ़ेक्ट मेंटल, फिजिकल, एवरीथिंग, एंड प्लस द सोशल हेल्थ ऑल्सो। क्योंकि उसमें क्या लगेगा उसको कि मैं किसको कैसे बताऊं, इतनी जल्दी ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो बहुत सारे टैबूज़ हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सिस्टम की भी, हमारे समाज की भी, जो वो डिस्कस नहीं कर पाता है। तो दैट कैन बी कि इफ़ कोई इरेगुलरिटी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो ठीक से नहीं चल रही है, तो देन वी लेबल इट एज अ बैड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि कहीं दिक्कत आती है। अदरवाइज इफ़ एवरीथिंग इज़ रनिंग ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बैलेंस है, देन इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड कि वो ठीक चल रहा है, इट इज़ अ गुड हेल्थ। बैड हेल्थ में वी कैन डिफ्रेंशिएट इनटू मैनी फैक्टर्स कि आपकी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हेयर वी डिफ्रेंशिएट। अब वो बच्चे से बात करके, सामने वाले से, पेशेंट से बात करके पता चलता है कि भाई व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट। मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स कि नहीं पता चलता घरों में, because this is a very common social stigma in our society. So Exactly. they doesn't want to discuss Yep. and come up with the problems, and they hide. प्रीवियसली क्या होता था, बहुत हाइड होता था कि अगर घर में बच्चियों को साइकिल चल रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो दे यूज टू हाइड कि नहीं बताना है, फादर को नहीं पता चले, मदर को नहीं। दो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना ऑफ द बॉडी, कोई ये ऐसा गलत चीज़ नहीं है, ये तो एक बेसिक फिजियोलॉजिकल है कि एवरी मंथ हमारी यूट्रस ने शेड करना है। तो बट वो स्टिग्मा चला है, तो लोग नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। और इसी में क्या होता है एट टाइम्स कि हमारी कुछ पैथोलॉजी अंदर बैठी है, कुछ प्रॉब्लम बैठी है, तो दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग। और वो जब डिटेक्ट होती है तो टाइम बिकम्स लेट कि अब हमें बताया, अब आके हमें बता रहे हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है। एज एग्ज़ाम्पल अगर हम लें आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है लड़कियों में, PCOD जो बहुत कॉमन है, जैसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन द सेंस कि हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ अ वेरी कॉमन फैक्टर जो सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। और हार्मोन कहाँ से हमारे चलते हैं, अगर हम मोटे मोटे एक समझाने के लिए बोलें तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रेन में एक हमारा पार्ट होता है जो एक मोटा सा एक हार्मोन निकालता है, और वो फिर फर्दर हमें स्टिमुलेट करता है कि दूसरे ग्लैंड को उसने स्टिमुलेट किया, और फिर हमारे फाइनली जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो निकालता है। अब दिक्कत कहाँ से आती है, दिक्कत आती है हमारे ब्रेन से, हमारे थॉट प्रोसेस से, हमारे खाने पीने से। अगर हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, तो पहले भी जैसे मैंने बोला आपको कि एंटायर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जैसा थॉट आएगा, जैसे कहते भी हैं कि अगर नेगेटिव थॉट आएगा तो सारा बॉडी नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव थॉट आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इफ़ वी थिंक ऑलवेज, इफ़ वी आर अ नेगेटिव थिंकर, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग आवर हार्मोनल जो कहना चाहिए, एक हार्मोनल जो लाइन होती है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हार्मोन होते हैं कि ये निकलेगा तो फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा। तो दैट एक्सेस जो होती है हार्मोन की इज़ डिस्टर्ब्ड।
तो जैसा हम सोचेंगे, अब बच्चे को प्रॉब्लम हो गई है, वो नहीं बता रहा है, अपने आप से थिंकर बन रहा है, घर में भी किसी को डिस्कस नहीं कर रहा है, तो दिस विल पुट अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो अब क्या होगा, वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो गया, फिजिकली भी डिस्टर्ब हो गया, सोशली भी डिस्टर्ब हो गया, कटना शुरू हो जाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है, पता नहीं सामने वाले को है या नहीं है ना, मुझे है बट आई एम नॉट अवेयर कि वो सामने वाले को, तो हाउ शुड आई शेयर इट, कि मैं उसको पूछूं कैसे। तो हेयर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमारी एजुकेशन इम्पोर्टेंस लाती है कि वी शुड एजुकेट द एंटायर सिस्टम, द एंटायर सोसाइटी राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हमें ये बताना होगा कि ये दीज आर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेप्स, दीज आर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच बॉडी विल अंडरगो विद पैसेज ऑफ टाइम, विद एज। तो ये सब कुछ नॉर्मल है। तो इफ़ वी टीच देन वी सॉल्व मैक्सिमम ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द सिस्टम। मैम यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि करंटली इट्स 2025 और कहा जाता है कि आज के टाइम में इंट्रोवर्ट थिंग्स वाली इतनी चीज़ें नहीं है, लोग ओपनली बात करना जानते हैं। बट अगर आज के टाइम पे भी चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जिनको भी इशू है रिप्रोडक्शन से लेकर, तो आज के टाइम में भी क्या ये चीज़ सही है कि अगर आप अपने इस चीज़ को हाइड कर रहे हो, बट क्योंकि जब हम, जैसे मैंने पहले पूछा, क्योंकि हेल्थ को हाइड करना आई डोंट थिंक इट्स अ राइट फ्रॉम दिस फॉर दिस टाइम। बिल्कुल सही बात है, हेल्थ को कभी हाइड नहीं करना चाहिए। बट स्टिल क्या होता है कि नाउ अ डेज बिकॉज एजुकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड, मीडिया हैज़ इम्प्रूव्ड, सो मेनी आई मीन so many topics they are being shared on the social medias। तो बहुत से लोग अवेयर हैं कि what is right, what is wrong। Changes have uprooted from the older age scenario। जैसे जैसे हम पास हो रहे हैं, difference has come up कि like the people they are now sharing। वो अब शेयर करने लगे हैं, सबसे पूछने लगे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे हैं, तो उसका सोल्यूशन भी अच्छे से आ रहा है। अब उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है अगर डिस्कस होगा, एंड दे आर कमिंग टू द डॉक्टर्स एट अर्ली फेज ऑफ द प्रॉब्लम्स। पहले क्या होता था कि पूरी प्रॉब्लम ग्रो कर गई और सारा सिस्टम ख़राब हो गया, देन दे कम। अभी स्टिल फीमेल्स में जो पुरानी फीमेल्स हैं, जो ओल्डर एज ग्रुप की फीमेल्स है, दे स्टिल फील शाय इन कमिंग अप फॉर द डॉक्टर्स। अब कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे हम लोग वी कम अक्रॉस मैक्सिमम टाइम FNAC हम लोग करते हैं। FNAC इज़ व्हाट, नीडल से जांच करना कि कोई भी बॉडी में कहीं पे भी गांठ हो गई तो उसको नीडल से हम निकाल के उसका जो मटेरियल है वो निकाल के उसमें हम टेस्ट करते हैं कि भाई ये क्या बीमारी है, कैंसर है या नहीं है। तो अब व्हाट वी कम अक्रॉस स्टिल कि अगर FNAC कराने आती हैं तो मैनी टाइम्स आई हैव सीन द फीमेल्स दे आर कमिंग विद अ big masses, big lumps। सपोज अगर हम ब्रेस्ट का ले लें, विच इज़ वेरी कॉमन कैंसर नाउ डेज, ब्रेस्ट का भी लेते हैं तो आती हैं तो इतना बड़ा लंप हो गया। उनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये इतना बड़ा कैसे हो गया, तो हमें शर्म आती थी बताने में, हमें बोलने में शर्म आती थी कि गांठ हो गई है। तो व्हेन द थिंग्स बिकम आउट ऑफ द रीच देन दे कम। अब उनको ये बताया जाएगा कि अब आप इतना लेट आए हो, अब तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो गया। उससे पहले आते तो इसका इलाज भी अच्छे से होता, हम इसको देख भी पाते और आप कैंसर से भी बच जाते। तो स्टिल दिस इज़ हैपनिंग, बट देन ऑल्सो ये भी है, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड people have started coming up with the problems and with the discussions they are just overcoming it कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है तो हम बताएं। बट PCOD की प्रॉब्लम तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। बिकॉज इन आर लैब वी आर रनिंग विद अ वेरी इक्विप्ड लैब इन संतोष मेडिकल कॉलेज। वी आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हार्मोन्स हेयर, ऑल इन्वेस्टिगेशंस। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो वी आर जस्ट डूइंग अ वर्क इन अ ग्रुप इन एसोसिएशन विद द गायनी डिपार्टमेंट। होता क्या है कि गायनी डिपार्टमेंट से हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। अब क्लिनिकल अप्रोच उनकी है, उन्होंने पेशेंट देखा, दे सेंड इट टू अस, अब वो हमारे पास भेजते हैं। नाउ इट इज़ आवर वर्क टू डिफ्रेंशिएट कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो डायग्नोसिस हमारी आती। तो मैक्सिमम टाइम जो हम लोगों को दिखता है, व्हाट वी सी इज़
कि द यंगस्टर्स दे आर फेसिंग विद द हार्मोनल इम्बैलेंस विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ सेक्शुअल हेल्थ डिप्राइवमेंट, मेजर कॉज हो रहा है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस आता है, उसके साथ साथ और सारी बीमारियां हो जाती हैं, उनकी भी हमारे पास बायोप्सीज आती हैं एंड वी आर इक्विप्ड विद ऑल फर्दर स्पेशल स्टेन्स, immunohistochemistry stains, and finally we are able to make the final diagnosis. तो what we are seeing is कि जो दिक्कत आ रही है वो मेजर आ रही है हॉर्मोन्स की और फिर उससे रिलेटेड डिसीज़ की। मैम, अगर ये जो आपने बताया कि पीसीओडी की काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स हैं मेनली इन यंग फीमेल्स, इसका पर्टिकुलर रीज़न क्या है एक्चुअली इसी टाइम, और मेनली यंग फीमेल्स में ही क्यों? गुड क्वेश्चन। देखो, इसका जो पर्टिकुलर रीज़न है, पहले ये बहुत बिल्कुल कॉमन नहीं था, नोबडी न्यू इट कि पीसीओडी कुछ होता है। पीसीओडी अगर मैं बताऊँ मोटे मोटे शब्दों में कि कोई भी समझ ले, इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, यानी कि हमारी बॉडी का जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम ओवरी होता है, उसके अंदर बड़ी बड़ी सिस्ट बन जाती हैं। सिस्ट का मतलब होता है कि कोई भी एक स्पेस है जहाँ पानी भर गया। जैसे हमारा बैलून है, बैलून के अंदर हमने एयर भर दी या वाटर भर दिया, तो दैट बिकम अ सिस्टिक स्ट्रक्चर। तो उसमें हमारा जो बेसिक कॉज आ रहा है वो आ रहा है ईटिंग हैबिट्स एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द यंगस्टर्स। ईटिंग हैबिट में क्या आता है कि पहले क्या होता था, हम घर का खाना खाते थे, सब्ज़ी रोटी खाते थे, नॉर्मल फेज़ में हमारी लाइफ चलती थी, तो सब कुछ ठीक होता था। अब क्या होता है, फास्ट फूड इज़ कमिंग अप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। अब फास्ट फूड हम लेते हैं, बॉडी में हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, हमारा इंटेक ख़राब हुआ, इंटेस्टीन से ही हमारी एब्जॉर्प्शन ख़राब हो गई। तो नाउ व्हाट विल हैपन कि हमारे जो हार्मोन्स हैं, कुछ हमारे वाइटामिन्स हैं जो कि इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हमने क्या खाया। कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं जो फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ एब्जॉर्ब होते हैं। तो हम जैसा फूड आइटम खाएंगे वैसे हमारा केमिकल रिएक्शन बॉडी में चलेगा। जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन होते हैं फीमेल्स के, जिसका पीसीओडी बहुत कॉमन कॉज है, 2 हार्मोन है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जिसका कि काम अगर हम फास्ट फूड पे ज़्यादा रहते हैं, फास्ट फूड पे ज़्यादा रहेंगे, व्हाट विल हैपन, इंक्रीज द वेट, बॉडी वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी बढ़ेगी। जितनी ओबेसिटी बढ़ेगी, हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विल रिड्यूस। सो वी कैन से कि लाइफस्टाइल एंड डाइट बहुत मैटर करती है। लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि खाना भी नहीं अच्छा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। आजकल बच्चे लैपटॉप पे काम करते हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। अ विशस सर्कल एंड विशस साइकिल इज़ गोइंग ऑन कि हम खा भी अच्छा नहीं रहे हैं, हम कुछ वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है तो दीज हार्मोन दे गॉट स्टक। अब ये स्टक हो जाते हैं तो जो नॉर्मल प्रोसेस है वो नहीं होता। नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता, अंडा ठीक से बनता नहीं है, ठीक से नहीं बनेगा तो वो एक लिक्विड फील्ड, जिसे कहना चाहिए कि पानी से भरकर एक सिस्ट फॉर्म में बन जाता है, जिसको कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ पीसीओडी कहते हैं इन लेमन टर्म। तो हमें यही इम्प्रूवमेंट देना है। तो हम बोल सकते हैं अगर इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करना है तो लाइफस्टाइल, डाइट एंड वर्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस विल कवर अप द एंटायर। ये डिसीज़ प्रोसेस नहीं है बेसिकली, इफ़ आई वुड से, बिकॉज जो हमारा स्टार्टिंग से हार्मोन का जो फर्स्ट हार्मोन का रिलीज है, दैट इज़ बीइंग इफेक्टेड बाय द मैक्सिमम टाइम बाय आर एनवायरमेंटल इफेक्ट रादर सेइंग अ जेनेटिक बहुत कम होता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट है। तो ये सब हमारे हाथ में है। और अगर मैं बताऊं तो इनिशियली व्हेन आई क्लियर्ड माय एमडी एंड आई वाज वर्किंग एज एसआर एंड आफ्टर दैट आई कुडंट गेट द जॉब, सो आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस। तो होता क्या था कि जब हम बैठे हैं लैब में और हमने इन्वेस्टिगेशन करा है तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, पेशेंट आके पूछता है जी डायग्नोसिस बता दो, क्या बनाइए, हमें क्या दिक्कत है। तो क्या होता था कि इट बिकम्स आई मीन अ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। अब पेशेंट आपसे पूछ रहा है क्या दिक्कत, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो उस एक्सप्लेनेशन में जो हमें मिला विद रिपीटेड नंबर ऑफ केसेस, विद रिपीटेड डिस्कशन, तो बेसिक चीज़ ये होती थी कि 90% टाइम जो बच्चे बताएंगे वो यही बताएंगे जी हम बाहर का खाना खा रहे हैं, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्लीप को डिस्टर्ब किए हुए हैं, हम रात को काम करते हैं, हम दिन में सोते हैं, द एंटायर लाइफ स्टाइल इज़ डिरेज्ड। तो हमें 80% केसेस में जो मिला
वो सिर्फ यही मिलता है कि पीसीओडी का, और जो आज की डेट में विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, है ना, आपका इनफर्टिलिटी का जो कॉमन कॉज है वो यही है। तो दे नीड टू इम्प्रूव ऑल दीज थिंग्स। हमने बहुत काम किया, सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। और ये भी रिसर्च करी उस टाइम में विद फ्यू नंबर ऑफ पेशेंट्स, कि एक डाटा भी बनाया। तो उसमें ये हुआ कि चलो ठीक है, नाउ इफ़ यू आर डूइंग योर लाइफ स्टाइल इज़ दिस, अब इसको चेंज करते हैं। तो वी कंपेयर द डाटा कि अब सारा डेटा हमने बना लिया कि ये है। आफ्टर फ्यू मंथ्स थोड़ा सा उन्होंने ऑल्टर किया, फूड हैबिट्स ठीक करी, सब कुछ किया, थिंग्स स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड वी हैव सीन द इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट्स। कि अगर आपने सारा लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, वर्कआउट करना शुरू कर दिया, वेट रिड्यूस किया एंड योर डाइटरी पैटर्न ठीक हो गया, तो पीसीओडी करेक्ट होती है मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो दिस वाज व्हाट आई फाउंड इन माय प्रैक्टिस, कि पेशेंट ठीक हो जाते थे एंड इनफर्टिलिटी गेट्स करेक्टेड। अब प्रॉब्लम सारी यहीं आती है कि इसको करना आसान नहीं है। यस, क्योंकि मैम एक्चुअली आज के टाइम में हाँ, फॉर द स्टूडेंट्स स्लीप साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब रहती है उन बहुत लोगों को, डिस्टर्ब होती क्योंकि है, फर्स्ट एजुकेशन उनके पे काफ़ी प्रेशर रहता है। प्रेशर रहता है, एज ए स्टूडेंट आई कैन रात में अंडरस्टैंड पढ़ना है, दिन में नहीं पढ़ना है। आज और आजकल का ये सिस्टम हो गया, नाइट स्टडीज़ करनी है, Yep. दिन में बच्चे नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल। तो एंटायर लाइफ स्टाइल हैज़ बीन चेंज्ड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैम यहाँ पे एक छोटा सा मिथ है जो हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है कि जब आप सुबह पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी ज़्यादा बेटर काम करती है। ये सच है? ये सच है। क्यों सच है? ये ये इसलिए point है। सच है क्योंकि जब हम रात को 7-8 घंटे, एटलीस्ट 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेते हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग आवर ब्रेन एट रेस्ट। ठीक है, उस टाइम हमने ब्रेन को पूरा रिलैक्स कर दिया और रात में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। दिन में आप सो रहे हो तो यू आर नॉट एट अ साउंड स्लीप, क्योंकि वो स्लीप नहीं होती है। घर में कोई आ गया, घंटी बज गई, इधर कोई आ गया लेने के लिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट रात disturbance में common है। आप बिल्कुल साउंड स्लीप पे सो रहे हो। जब आप किसी भी चीज़ को रेस्ट देते हो तो आप अगले दिन उसकी प्रोडक्टिविटी को अच्छा देखोगे। आप बॉडी को रेस्ट दे दो तो नेक्स्ट डे यू विल फील वेरी वेल टू वर्क इन द सिस्टम। तो सेम थिंग इज़ विद द ब्रेन ऑल्सो, कि हम ब्रेन को जब हम रेस्ट देते हैं, अब दिन भर क्या होता है, एंटायर डे यू कीप ऑन रोमिंग हेयर एंड देयर। आई मीन ब्रेन को आपने एंगेज किया हुआ है किसी न किसी काम में सारा दिन में। अब आप रात में जब वो एग्जॉस्ट हो गया, उसको लेके बैठते हो कि अब हम पढ़ें, तो प्रोडक्टिविटी विल नॉट कम। या तो आप पूरा दिन में 5-6 घंटे सो जाओ एंड देन यू स्टार्ट विद स्टडीज़। ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट 100% ट्रुथ कि सुबह ही सारा काम होता है। आपको रात को पढ़ना है, यू जस्ट गिव अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 6 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग स्टडीज, तो दैट विल हेल्प। ये तो हमारी बात होगी जनरल कि कैसे हमारा ब्रेन चीज़ों को रेगुलेट करता है एंड कितना ज़रूरी है इसे रेस्ट देना। उसी से सारे हार्मोन्स का रेगुलेशन हो जाता है। मैम यहाँ पे हमने बात की थी एजुकेशन की, कि हमें एजुकेट करना ज़रूरी है, बट क्वेश्चन ये भी है कि किस पॉइंट से हमें स्टूडेंट्स हो, चाहे किड्स हो, चाहे टीनेजर्स हो, कि किस पॉइंट से या किस एज से हमें उन्हें एजुकेशन देना चाहिए, प्लस ये कि हमें किस एज पे किस तरह का एजुकेशन उन्हें देना है अकॉर्डिंग टू उस चीज़ को अडॉप्ट कर सके। वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज यही आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम राइट एज पे राइट एजुकेट नहीं कर पाते हैं। अब बच्चा स्टार्ट हुआ, स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ 3 or 4 years। हमारी 2.5-3 साल में आजकल बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी एजुकेशन 3 साल के बच्चे से शुरू हो जाती है। 3 साल से लेके 6-7 साल तक हम उसे क्या बताते हैं, घर में भी समझाते हैं, बॉडी पार्ट्स। सब आप अगर जनरल एक अवेयरनेस भी है कि अगर आप किसी से डिस्कस करोगे तो क्या बताएगा, बेटा नाक बता दो, नोज़ बता दो, आइज़ बता दो। तो इनिशियल फेज में हम क्या बता रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग द एंटायर नॉलेज ऑफ द बॉडी, कि हम खड़े हैं यहाँ पे एज अ सोल, तो हम उस बॉडी में क्या क्या कैरी कर रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में तो आपको 7-8 साल तक ओनली दिस मच इज़ रिक्वायर्ड कि आप उसको बॉडी पार्ट से एक्वेंट कर देते हो। आफ्टर दैट वंस द चाइल्ड एंटर्स एट द एज ऑफ 8 years 9 years, प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है, बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं, हार्मोन स्टार्ट हो रहा है चेंज होने के लिए। देन वी नीड टू गिव अ बिट एजुकेशन एट दिस स्टेप। रीज़न बीइंग कि जो प्यूबर्टी, जो वो मीनार के जो कहते हैं कि हमारी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है। पहले क्या होता था कि एज होती थी
14 से 15 साल के आसपास. नाउ दिस एज हैज़ डिक्लाइन टू 9 to 10 years. अब इतनी जल्दी अगर साइकिल स्टार्ट हो रही है तो दिस नीड टू बी एजुकेटेड. तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम अर्ली स्टेज पे जो हमारे चेंजेस आ चुके हैं वहाँ हम बच्चों को नहीं एजुकेट करेंगे तो क्या होगा. एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम सडन, अब सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, लड़कियां हैं, साइकिल स्टार्ट हो जाती है स्कूल में एंड दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे आर नॉट बीइंग एजुकेटेड, तो क्या होगा. शी विल शाउट कि ये मेरे साथ क्या हो गया अचानक में. तो राइट एज पे हम राइट चीज़ें बताते चलें. अब हमने एक सेक्ट डिवाइड कर दिया कि प्यूबर्टी पे हमारे हार्मोनल चेंज आते हैं, तो हम उन हार्मोन के चेंज होने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बच्चों में आती हैं, वो लड़का है या लड़की है, वो सब हमें उन्हें बतानी है. दिस शुड बी लिमिटेड एट दिस एज, आई मीन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. ऐसे लड़कों में भी चेंज आते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, गुस्सा बढ़ता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है ना, टॉलरेंस कम हो जाती है. तो ये हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, उन्हें अंडरस्टैंड भी करना है कि भाई ये चेंजेस बॉडी में अब आएंगे एंड दे शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन बोथ वेज, कि तुम भी एक्सेप्ट करो, तुम भी अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखो. और उसके बाद में वंस दे एंटर इनटू एडोलेसेंस, अब हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है कि एडोलेसेंस में एंटर कर गया तो अब हमें उनको पूरी सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, कि हमें अब कैसे चलना है पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, पूरी एंटायर फर्टिलिटी के बारे में. वी शुड एजुकेट देम बिफोर गेटिंग देम मैरिड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आजकल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो पहले नहीं डिस्कस करी, पहले कुछ नहीं पता चलता है और बाद में जाके पता चलता है, तो देन दे क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द फैमिली लाइफ. इवन हम बोल सकते हैं कि जब स्टूडेंट कोई भी पर्सन कॉलेज में है वंस इट इज़ अडल्टहुड की 18 ईयर्स हो गया, जो हमारे एक बेंचमार्क है जो सिस्टम का, कंट्री का, कि 18 साल का बच्चा एक अडल्ट हो जाता है. 18 साल का बच्चा हो गया, अडल्ट हो गया, तो नाउ वी शुड गिव द एंटायर एजुकेशन. सेक्स की पूरी एक एजुकेशन उसको देना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है. वी शुड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एंड हेयर कम्स द रोल ऑफ मेन द पेरेंट्स. आप घर से चलाते हो, आप जैसे दोगे, बिकॉज राइट टाइम पे राइट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम दोस्तों से पूछ लेंगे, उनको जितना पता है, बच्चे पूछ लेते हैं, वो उतना ही बताएंगे. बट पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर, कि वो आपको सही बताएंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. तो वी नीड टू एजुकेट एट डिफरेंट लेवल विद डिफरेंट टॉपिक्स. मैम अभी हम जब बात कर रहे थे कि पेरेंट्स, बट कई जगह पे पेरेंट्स और जो अपने किड्स के साथ जो रिलेशन है इतना ओपन भी नहीं होता. नॉर्मली आज के टाइम पे तो हम बोल सकते हैं कि अपने पेरेंट्स और किड्स का भी, क्योंकि बोल सकते हैं कि इस टाइम पे अगर एडल्ट हो जाता है बच्चा, मेनली हम बोल सकते हैं 18+ टीनेज, तो वहाँ पे जो पेरेंट्स के साथ उनका बॉन्ड एज अ फ्रेंड होना चाहिए. बट कहीं पे ये भी है कि वो लोग डरते हैं तो नहीं डिस्कस करते इस चीज़ को लेकर. एंड कॉलेज में भी एक्चुअली सेम थिंग है. अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि पेरेंट्स को खुद अप्रोच करना चाहिए कि अब अगर तुम्हें कोई इशू है तो तुम हमसे बात कर सकते हो, या जो किड्स होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, उनको इतना ओपन हो जाना चाहिए. अगर तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, चाहे अपने टीचर से बात कर सकते हो, अपने कॉलेज में, या फिर अपने पेरेंट्स से. देखिए, बच्चे तो नहीं जल्दी से एक्सपोज होते, ये पेरेंट्स का काम होता है टू फाइंड आउट कि हमें सबको पता होता है हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में चल रहा है ना, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा. बिकॉज़ यहाँ तो पेरेंट्स का रोल ही इम्पॉर्टेंट है, उनको ही अप्रोच करना पड़ेगा, उनको ही एजुकेट करना पड़ेगा. और अब तो देखो, अगर इफ़ दे आर नॉट फ्री एंड इफ़ दे आर नॉट ओपन, बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है कि पेरेंट्स एरोगेंट होते हैं कि बच्चा अगर कुछ पूछने की कोशिश करेगा तो उसको डांट के बैठा दिया. तो यू हैव टू बी वेरी फ्रेंडली, कि पहले आप एक गुड लिसनर बनो, लिसन टू द किड्स एंड चिल्ड्रंस कि भाई वो कहना क्या चाहता है. आफ्टर दैट यू रिएक्ट. बट होता ये है, उसने एक लाइन बोली, उन्होंने रिएक्शन दिखाया, नहीं ये सब चीज़ें गलत हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए. वहाँ बच्चा चुप हो जाता है, वहाँ वो साइलेंट फेज में चला जाता है. अब वो दूसरा ट्रैक देखेगा, वो अपने दोस्तों के पास जाएगा, अब उसको जितनी नॉलेज होगी वो शेयर कर देगा. वो उसकी सही है या नहीं है, वो उसके लिए एक ट्रबल शूटिंग हो जाएगी. तो नाउ अडेज अब हम लोग जैसे कॉलेजेस में, हमारे कॉलेज में भी वी आर रनिंग विद मेंटर मेंटीज प्रोग्राम. हमारा मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा प्रोग्राम ये रन करता है विद ऑल द स्टूडेंट्स. इफ़ यू कैन नॉट शेयर एनीथिंग विद योर पेरेंट्स, वी आर हेयर एज अ टीचर
to solve everything. Because हमारे मेडिकल कॉलेज में तो क्या है कि सपोज पेरेंट्स अगर नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, इफ यू नॉट एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड, तो वी एज अ डॉक्टर सिटिंग इन द मेडिकल कॉलेज ओपन टू एवरीथिंग. तो हम लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट में कि मेंटर मेंटी है कि एक एक फैकल्टी को कुछ स्टूडेंट्स अलॉट हो जाते हैं एंड दे कैन कम एंड सिट एंड डिस्कस वॉट एवर दे वॉन्ट. कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अब बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं हमें नहीं बताना, बट टीचर से दे विल नॉट हेजिटेट कि टीचर विल सिट देयर एंड विल सॉल्व एवरीथिंग. तो यहाँ हमारा रोल खुद का आता है. लाइक हेयर वी आर रनिंग विद ऑल अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स. तो एट टाइम्स हमें भी लगता है, मैं भी डिपार्टमेंट में जैसे बच्चे चल रहे हैं जा रहे हैं तो उनसे अलग बुला के पूछते हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको रिफ्लेक्ट करती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. तो वो आप वहाँ से कैच करते हो कि बेटा प्रॉब्लम क्या है. इफ़ यू कैन नॉट डिस्कस विद योर पेरेंट्स यू कैन कम टू अस. तो वो होता है एंड दे कम. आई हैव सीन सो मैनी माई पोस्ट ग्रेजुएट, सो मैनी अंडर ग्रेजुएट, व्हेन वी कम एंड व्हेन वी ओपन विद देम तो दे कम विद अ वेरी हेल्दी डिस्कशन और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. ये तो हमारा सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स नीड टू बी वेरी कंसिडरेट. एंड पता नहीं है कब तक चलेगा, बट चलेगा तो बेटा ये तो नहीं हो सकता कि ये दिस डिफरेंस आई थिंक विल शॉर्ट टाइम में तो सॉल्व नहीं होगा, नहीं हो पाएगा. It will take time. बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि अब जो नई जनरेशन आ रही है वो भी थोड़ी ईगोस्टिक हो गई है. उसमें भी ईगो प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि हमें ये नहीं पूछना है या हम पूछेंगे तो पहले हम गूगल से पूछ लेंगे. गूगल बाबा इज़ वेरी फेमस. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्रॉम पेरेंट्स दे गो फॉर द गूगल. एक्चुअली यहाँ पे एक पॉइंट रेज होता है कि डिस्कस जब हम करते हैं तो बेटर क्या है कि आप गूगल से फाइंड कर रहे हैं, आप गूगल से कर रहे हैं क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले सकते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए डिस्कशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर सिर्फ आप नहीं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन डिस्कशन लेवल. बिकॉज देखिए गूगल क्या है, गूगल आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसके ऊपर जो फीड करा हुआ है वो मिलेगा. ठीक, एवरी टाइम गूगल कैन नॉट बी करेक्ट. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करती हैं या मिमिक करती हैं, तो वो कुछ कहीं उसको कहना है वो कहीं और भी उस चीज़ को बोलेगा. तो गूगल कैन नॉट बी 100% योर ऑथेंटिक आंसर. ऑथेंटिक आंसर अगर आपका लाइफ में चाहिए तो दैट इज़ द बेस्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन डिस्कशन. बिकॉज अब जो दिक्कत आ रही है जनरेशन के साथ में वो यही आ रही है कि दे डजंट वांट टू कम्युनिकेट. देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स एंड द सिस्टम. वो बताना ही नहीं चाहेंगे. अगर बताना चाहेंगे तो उसमें भी एरोगेंसी आ जाती है कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता. दे डजंट वांट टू लिसन. एंड यही एक फैक्टर आ रहा है कि जब सुनना नहीं चाहेंगे तो करेक्ट भी नहीं होना चाहेंगे. मैम जैसे कि हमने बात की थी एजुकेशन की कि किस टाइम पे क्या एजुकेशन देना चाहिए. यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि क्या इस चीज़ के लिए अगर हम एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट या पैथोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें तो इस चीज़ के लिए रूटीन चेकअप्स भी होते हैं. रूटीन चेकअप्स भी, सारे रूटीन चेकअप्स होते हैं. यहाँ हमारा रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव द एंटायर रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब पेशेंट तो अपरेंट होके आया कि मुझे ये प्रॉब्लम है. नाउ इन्वेस्टिगेशन विल सॉर्ट कि एक्चुअल डिसीज़, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. तो वी आर रनिंग विद अ गुड रोल. And here sitting in the Santosh Medical College, we are equipped with all latest machines, latest testing, what to say, techniques and everything. तो अब हमारे पास में आज की डेट में क्या इजी हो गया है कि we have so many different levels of investigation. तो डिसीज़ पकड़ना बहुत ईजी हो गया. अर्ली स्टेज कैन बी डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोलॉजी. ये अब आज एक जो रिवोल्यूशन आया है वो यही आया. प्रीवियसली क्लिनिशियन यूज टू डू इट विद द क्लिनिकल सिम्टम्स कि उनको जो दिख गया उन्होंने सोचा उसको हिट एंड ट्रायल पे करा. नाउ डेज विद द रिवोल्यूशन इन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट उनका भी ये रहता है कि हाँ अब ये है तो चलो इन्वेस्टिगेशन करो और सारा सॉर्ट हो जाएगा. तो वी आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल हेयर. And we are doing biopsies with all high ends in spatial stains and molecular markers. So even we are catching daily very early stages of cancers with our latest techniques here in the college.
We are doing molecular testings with sequencing also, DNA testing. So because of all these facilities, we are able to give early diagnosis to the patient. तो विच इज़ हेल्पिंग अ लॉट कि आपकी कोई भी बीमारी अगर फर्स्ट स्टेज पे पकड़ती है और एक बीमारी आपकी लास्ट स्टेज पे पकड़ती है, तो दिस विल रिफ्लेक्ट द ट्रीटमेंट पार्ट हाँ, कि तो फिर काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। काफ़ी डिफरेंस हो जाता है. सो अब इसी बिकॉज ऑफ दिस upcoming I mean revolution in the investigation, people are surviving after being having a cancer with a long duration. पहले क्या हो गया, आपके पास ना डायग्नोसिस हो रही है ना ट्रीटमेंट हो, डायग्नोसिस नहीं होगी तो ट्रीटमेंट नहीं होगा. सो वी आर द पिलर्स कि हम डायग्नोसिस बना के देंगे तब आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा. अगर हमने डायग्नोसिस नहीं बनाई तो ट्रीटमेंट भी नहीं होगा. तो अर्ली डायग्नोसिस विल इज पुटिंग अप अ गुड ट्रीटमेंट एंड गुड सर्वाइवल रेट नाउअडेज. सो वी कैन से कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपको सिम्टम दिखे तभी आप डायग्नोस करवाओ. तभी आप डायग्नोस. बहुत सारी बीमारियां एसिम्टोमेटिक होती हैं. रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन just a week before, when my known to he came to me and he said ki I want to talk to you, and he is acquainted for the last 25 years to me. So what happened, I'm not well and my daughter complained of just a abdominal pain and she's 17 years. Or I went for a ultrasound and I could found कि एक बहुत बड़ा ट्यूमर किडनी के ऊपर बैठा हुआ है. इट वॉज जस्ट सिम्टमलेस, कोई सिम्टम नहीं था. एक हमारी किडनी के ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड. बहुत छोटा सा होता है और वो 4 सेंटीमीटर का मिला, मिलीमीटर से 4 सेंटीमीटर का मिला. तो मतलब इट वॉज जस्ट शॉकिंग कि कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं किया. अब जब उसका CT वगैरह किया, सब कुछ किया, तो दे कुड फाइंड कि ये कोई कैंसर है. And immediately that girl was operated in one of the this Medanta somewhere, and they took out the tumor, and it turned out to be the rare of rarest tumor, जिसका ये पहला केस है इंडिया के अंदर. टोटल 28 केसेस हैं in US and UK. It was just an absolute high malignant sclerosing type of fibrosarcoma, जिसका कोई केस इंडिया में नहीं. That was the first case. Yes, that was the first And case. totally- It was totally asymptomatic. And तो that's अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा रोल आता है कि अब आप ये देखो ना कि सर्वाइवल इज़ वेरी टफ. कि जब आपका बिल्कुल रेयर ट्यूमर है, अब उसका ट्रीटमेंट तो आपको US UK में मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड इट इन इंडिया बिकॉज अभी डायग्नोज नहीं हुआ कुछ भी. तो वो आगे टाटा में गया, बहुत सारी उसके इन्वेस्टिगेशंस हुए एंड फाइनली इट टर्न आउट टू बी दिस मच. तो अब यहाँ रोल आता है कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन एक एज से एक टाइम पे हम ईयरली इन्वेस्टिगेट कराते रहें, तो वी कुड फाइंड सम हिडन प्रॉब्लम्स वेरी इजीली. अब यहाँ क्या होता है, एक और सोशल क्या कहना चाहिए थॉट्स हैं लोगों के कि हम इन्वेस्टिगेशन तो कराएं, पैसे वेस्ट हो गए, कुछ नहीं निकला. दे आर नॉट हैप्पी कि कुछ नहीं निकला, दे आर अनहैप्पी कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया. वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आज की डेट में समाज में कि अगर उनसे कहो कि भाई अगर 6 मंथली आप इन्वेस्टिगेट कराते रहोगे तो यू कुड कैच अर्ली डायग्नोसिस. बट वहाँ क्या होता है, कुछ तो निकलता नहीं है, पैसे क्यों खराब करने हैं. we can say routine checkup is very important. वेरी इंपॉर्टेंट. You don't यू know कि नेवर नो. बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं. आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल बिकॉज आई हैव बीन डूइंग हिस्टोपैथोलॉजी सिंस 30 years. So many cases I encountered. One female, she was deaf and dumb and she was living very healthy, no complaint, nothing. She came with a pain abdomen कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है ना. तो अब she could not explain. So what we thought as कि एसिडिटी होगी या कुछ होगी. एक हफ्ता 10 दिन के बाद में उसको एंटासिड देने के बाद अगेन शी केम कि अब ये कुछ what I am feeling is something is moving from here to here and here and here in the abdomen. तो I said कि go for the ultrasound. So when she went for it was just symptomless and at the age of 45 years. Okay. And it was just symptomless. And when she went for the ultrasound, the big ovarian masses of 14 centimeter on both the ovaries were present. And they were highly malignant, cancerous tumors. So it was accidentally diagnosed.
and she could survive only for few years. So this is what we encountered very commonly in the system. लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता. CA ब्रेस्ट, कैंसर ब्रेस्ट तो बहुत कॉमनली मुझे मिलता है. FNAC करते हैं हम लोग, FNAC करते हैं. हमारा जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो हॉस्पिटल में है, सेंट्रल लैब का, तो देयर वी डू ऑल साइटोलॉजी, FNAC. तो हम रोज एनकाउंटर, पेशेंट आता है तो कुछ नहीं, आप करके देख लो, कैंसर निकलता है. विद द यंग फीमेल्स विद द स्मॉल नोड्यूल, बहुत छोटा छोटा सा होता है जिसको कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये कैंसर हो सकता है. एंड दे आर हाईली मेलिग्नेंट. जो छोटे नोड्यूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कैंसरस होते हैं. वो तब पता चलते हैं कि जब यहाँ पहुँच गए, ब्रेन में पहुँच गए, आप सिस्टम में पहुँच गए, एंड द थिंग्स हैव फिनिश्ड. बट अगर छोटा सा है तो कोई भी आएगा नहीं बताने के लिए कि भाई बता दो, बिकॉज अब तो पैथोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि वी कैन कैच एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज. बट नोबडी वांट्स टू टेक द एडवांटेज. एक रीज़न ये भी है कि अवेयरनेस की कमी है. मैम आपके एग्जांपल्स मुझे लग रहा है मुझे भी जाना चाहिए चेकअप के लिए. जाना चाहिए, मस्ट गो, बिकॉज एवरीवन, आई हैव सीन सो मेनी केसेस विदाउट एनी सिम्टम, विदाउट एनी फाइंडिंग, एक्सीडेंटल कैंसर आ गया. ओके मैम. अब तो बहुत कॉमन हो गया है. पोस्ट कोविड व्हाट आई थिंक इज कि एवरीवन शुड गो एंड इन्वेस्टिगेट. मैम few more questions yes. कि other than PCOD and other than FSA कुछ और भी ऐसे पैथोलॉजिकल कंडीशन है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर जिनके बारे में लोगों को या फिर आज के टीनेजर्स को, टीनेजर्स क्या, किसी भी एज के पर्सन्स को पता होना चाहिए? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर और है, लेट मैरिजेस. ओके. बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो डिफाइंड है. जो एग का प्रोडक्शन है दैट इज़ डिफाइंड कि इतने साल ही निकलना है. अब पहले क्या होता था कि हमारा जो साइकिल स्टार्ट होता था उसके बाद एग प्रोडक्शन होता है. तो इट वाज द एज ऑफ 15-16 ईयर्स. नाउ इट हैज़ कम डाउन अप्रॉक्सीमेटली टू 9 ईयर्स. तो 6 साल पीछे हो गए. तो पहले जो मैरिजेस की एज थी वो 23-24 थी. इनफर्टिलिटी बहुत कम थी क्योंकि उतने में 15 साल से लेके हमारे ओवेरियन रिजर्व्स हैं, एग्स हैं. अब क्या होता है कि वो 5 साल तो पीछे ये चला गया और शादी की, मैरिज की एज 5 साल आगे चली गई. वो 30 क्रॉस कर गई. हमारा जो रिजर्व है वो ख़त्म हो जाता है. जो एग्स का रिजर्व है वो लिमिटेड है ओनली फॉर द 15 to 20 ईयर्स मैक्सिमम. वो आपका स्टार्ट होने से, अब साइकिल स्टार्ट हो गई 10 पे, तो कहाँ ख़त्म होगा? 25 से 30 साल में. दैट इज़ द बेसिक रीज़न, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न. हमेशा अब, और 15 साल पे स्टार्ट होता था तो वो ख़त्म होता था 30-32 पे. 15 to 20 आई एम सेइंग. तो दिस इज़ द नॉर्मल लाइफ ऑफ आवर ओवेरियन हेल्थ. जो हमारे एग्स निकलने हैं बॉडी से वो इतने ही साल निकलने हैं, जो कि कोई नहीं समझ रहा. और सिर्फ यही रीज़न हो रहा है कि नाउ अ डेज यंगस्टर्स दे आर लैंडिंग अप इन इनफर्टिलिटी. और इनफर्टिलिटी में वही लैंड कर रहे हैं जो लेट मैरिजेस कर रहे हैं आफ्टर 30. मैम एक्चुअली नीड टू टेल एवरीबॉडी अबाउट दिस, क्योंकि आई थिंक इस चीज़ को लेके अभी बहुत कम लोगों में अवेयरनेस है. बहुत कम अवेयरनेस है, क्योंकि आई थिंक लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ हो रही है. ये हो रही है लेट मैरिजेस, बट प्यूबर्टी पहले स्टार्ट हो रही है. प्यूबर्टी पहले स्टार्ट हो रही है. तो आपका वो एक फेज़ है. क्यों? क्योंकि अब आप ये देखिए ना, साइकिल को बंद भी होना है. आप अगर हम लेमैन के उसमें समझाएं तो जो ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है कि साइकिल स्टार्ट होती है और वो बंद होती है, दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओनली. अब जब हमारा मीनोपॉज आ गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया. अब तो कुछ भी नहीं होगा. तो मीनोपॉज भी उतनी जल्दी आ रहा है जितनी जल्दी साइकिल स्टार्ट हो रही है. तो 30 एज पे अगर हम प्लान करते हैं मैरिज और उसके बाद करते हैं तो सारे बच्चों का यही दिक्कत आ रहा है कि ओवरीज में एग्स हैं ही नहीं. दिस इज़ द बेसिक कॉज. और अब थोड़ी बहुत जिनमें अवेयरनेस है तो व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि अगर उनको अभी शादी नहीं करनी है तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है, वो अपने एग्स को प्रिजर्व करा देते हैं निकाल के. कि अब अगर हम 5 साल बाद करेंगे तो देन वी विल गो फॉर IVF. जो अपकमिंग आजकल फेज़ आ रहा है हमारा, IVF आ रहा है. तो IVF की ये ग्रोथ हो रही है इस तरह कि हमें शादी थोड़ी पहले नहीं करनी है, वी कैन गो फॉर IVF. ये एक माइंडसेट्स, मॉडर्न एडेप्टेशन और माइंडसेट्स आ गया है. तो अब ये एक फेज़ आएगा, थोड़ा सा हमें लगता है कि एक जनरेशन ख़राब होगी, तब शायद लोग समझें.
और पहले इनफर्टिलिटी आपने कभी नहीं सुनी, वी नेवर हर्ड। इट्स अ करंट थिंग जो करंट थिंग हो रही अभी है। ये कुछ सालों में, पिछले 10-15 सालों में इट हैज़ अप्रूटेड। पहले कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती थी, रीज़न बीइंग कि मैक्सिमम दे गेट मैरिड बाय द एज ऑफ 22-23, ऐसे शादी हो जाती थी। तो आपको पता ही नहीं चलता था, 30 साल से पहले ख़त्म, आपका फैमिली कंप्लीटेड। तो उस फेज़ में एंटर ही नहीं करना होता था, आप एंटर कर गए। एंड एक्चुअली मैम इट्स अ, क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो काफ़ी बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा टॉपिक है, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। वन मोर क्वेश्चन कि एज अ पैथोलॉजिस्ट, राइट। एज अ पैथोलॉजिस्ट हम हमारे हॉस्पिटल या हमारे कॉलेज में ऐसी क्या थिंग्स हैं जो इस चीज़ को अवेयरनेस, एज अवेयरनेस बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके रिगार्ड्स में हमारा हॉस्पिटल या संतोष हॉस्पिटल या संतोष मेडिकल कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी हेल्प कर रहा है इस चीज़ को लेकर? देखिए, ये हमारे कॉलेज में तो अगर हम लेंगे तो दोनों तरफ से हेल्प है इन एजुकेटिंग आवर स्टूडेंट्स as well as teaching them, educating them, as well as the diagnostic part. Both ways we are doing our maximum effort with a good team of the entire college, the entire management, the entire teachers. We have a very talented teachers and counselors here. So we are running both the aspects. We have a good counselors also. अगर बच्चे को दिक्कत होती है तो काउंसलिंग भी करते हैं। वी आर रनिंग अ मेंटर मेंटी प्रोग्राम। तो एक वो भी पार्ट हम रोल प्ले कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को आने से रोकें। प्रिवेंशन वाला पार्ट भी वी आर डूइंग हेयर इन दिस कॉलेज। हम बीच बीच में एक्टिविटीज़ करते हैं एंड वी ट्राई टू गिव द अवेयरनेस। हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी अनीमियाज़ की प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया की हैं, हीमोफीलिया की हैं, जो हमें बहुत सारी दे आर इंटरकनेक्टेड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी डिस्कस्ड हेयर। और वो सब हम बीच बीच में व्हाट वी डू इज़ कि वी प्लान द इवेंट्स एंड द एक्टिविटीज़ एंड मेक आवर स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ इट। अब बहुत फ्रीक्वेंट करते हैं, सारे जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, वी सेलिब्रेट ऑल इवेंट्स विद द स्टूडेंट्स एंड मेक देम लाइक, जैसे हम पोस्टर प्रेजेंटेशन करा देते हैं, सो दैट दे बिकम अवेयर ऑफ इट, क्योंकि यही हमारे जनरेशन है जो आगे चलेगी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो वो हम उनको एजुकेट कर रहे हैं। प्लस डायग्नोस्टिक पार्ट में अगर कहेंगे कि अगर हम डिसीज़ प्रोसेस में आते हैं उस चीज़ को, तो वी आर वेल इक्विप्ड विद ऑल द गुड मशीन्स, अपडेटेड टेक्निक्स। तो मैंने आपको बताया अभी, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक हार्मोन्स टिल मॉलिकुलर डायग्नोसिस, वी आर डूइंग एवरीथिंग हियर। DNA टेस्टिंग करते हैं, सारा सीक्वेंसिंग करते हैं, everything we are doing. So we are giving, I mean from our end we are giving 100% diagnosis. ऐसा नहीं होता कि हम किसी केस में पेशेंट को ये कह दें कि नहीं हम डायग्नोज नहीं कर पाए। 99% time we could be able to give the final Result. diagnosis and results to the patient. Okay, that was a quite serious discussion. कुछ चीज़ों को लेकर मैं भी काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि चीज़ें नहीं पता होती, बिल्कुल नहीं पता अवेयरनेस थी। नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज इट्स अ वेरी बिग चैप्टर एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच द एंटायर सिस्टम इज़ फेसिंग नाउअडेज। बहुत कॉमन है कि जो हमारा पूरा एक समाज इसको फेस कर रहा है। एवरी सेकेंड पर्सन इज़ डिसीज्ड, एवरी सेकेंड पर्सन इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सो लेट अस सी हाउ वी कैन वर्क अप एंड कोशिश होती है कि जितना समझा सकते हैं, जो इंटरेक्ट होता है उसको समझाते हैं। वी ट्राई टू गिव द मैक्सिमम एजुकेशन टू आवर अंडर ग्रेजुएट्स, टू आवर पोस्ट ग्रेजुएट्स। हम कोशिश करते हैं काउंसलिंग करने की एंड टू मेक देम अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मैम, वी हैव अ रैपिड फायर सेगमेंट। आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन, नॉट मोर देन 5 or 4। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट of being as a pathologist? Challenging part is at times it's very difficult in cases in diagnosing the cancer. That is the most challenging part. कि कभी कभी it's very difficult कि कैंसर है, borderline cases है या नहीं है, it's very difficult. क्लियर कट इज़ एवरीवेयर, इट्स ओके, बट बॉर्डरलाइन जो केसेस होते हैं कि अब मैं इसको क्या डायग्नोसिस दूँ, हाँ या ना, दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। क्योंकि पेशेंट अब इधर है या इधर है, आपके आइसबर्ग के किस साइड में जाएगा,
इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन. क्योंकि आपके एक रिजल्ट से उनकी डायग्नोसिस पे काफ़ी ट्रीटमेंट विल एंटायरली फर्क चेंज पड़ेगा. कि मैं आज हाँ बोलूँ या ना बोलूँ. तो बॉर्डर लाइन केसेस आर द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एज अ पैथोलॉजिस्ट, आई वुड से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट इन योर करियर. Rewarding is कि if I could educate few of the students, and if they listen and go ahead and improve their life, is the most rewarding. If not a doctor or professor, what would you be? I'm already a housewife, a mother, everything. If I'm not a professional, I'm running a good family life, good mother, wife, everything. Means you are doing everything Yes. currently. You can say it's a work-life balance. Yeah, you can see management is Management is in such a way कि I could able to maintain my both aspects, my professional life as well my kids. personal life. Yes. A special skill you had. ऐसी कौन सी स्किल है जो आप चाहते हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी. Actually, I was very passionate to become a gynecologist. Okay. मेरी बहुत इच्छा थी कि I should become a good gynecologist. तो वो नहीं मिला. अब it's God's decision, नहीं मिला. But still, when I used to sit for the lab work, तो patient आते हैं, तो I feel interested to share and discuss with them. जो होता है अच्छे के लिए होता है. जो होता है अच्छे के लिए होता है. Very true. ओके मैम, थोड़ा टॉपिक सेट के, आपका ड्रीम वेकेशन प्लेस क्या है? अगर आपको घूमने जाना तो ऐसा कौन सा जहाँ आपको जरूर जाना है? Something with the silence and greenery. I would like to sit in silence with a good green background without disturbance. वेकेशन से पहाड़ों में. पहाड़ों में. ओके मैम, थ्रू आउट द लाइफ हर किसी का एक रोल मॉडल होता है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे स्टडी में हो, किसी में हो. Correct. तो एंटायर लाइफ अभी तक आपका रोल मॉडल कौन रहा है? मेरा रोल मॉडल इज माय मदर, जिन्होंने मुझे कभी नेगेटिविटी पे नहीं आने दिया. दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. कि जब भी आप डिप्रेशन में आते हो, टिल आफ्टर मैरिज ऑल्सो, आफ्टर आई मीन कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बच्चों की है या कुछ भी है, तो शी यूज टू से ऑलवेज अ पॉजिटिव थाट. मैंने कभी उनको नेगेटिव थाट में देखा ही नहीं है. आई हैव नॉट सीन हर एनी टाइम. कितना भी आपको प्रॉब्लम होगा, ये दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है. बट आई हैव नॉट सीन हर saying. So that was the motivation which carried me with a good balance in my family as well as my professional life, and which is very important. Actually, that's a It's very important because Very important. this what I got is from the starting of life, because I didn't feel, I never shared anything outside from my family. I used to share it with my mother, and she was such a pure soul, and she passed away just running like this, without any problem, without any disease, nothing, because she never went into any negative thought. मैम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसा कौन सा मिथ है जो आप क्लियर करना चाहोगे हेल्थ से रिलेटेड, कि ऐसे कौन सा मिथ जो आप क्लियर करना चाहेंगे, हाँ कि इस मिथ को लेकर नहीं चलना चाहिए थ्रू आउट लाइफ अगर आप हेल्थ की बात करते हो तो? देखिए, मिथ एक ये होता है कि एवरी टाइम, जैसे एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि पेट में दर्द हुआ, होता रहता है, हार्ट में पेन हुआ, होता रहता है. यू शुड नॉट आई मीन ओवरलुक द सिम्टम्स विच आर जस्ट नॉकिंग यू. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. अगर हम कहेंगे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो घर में 4 लोग कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, गैस बन गई होगी, खा लो दवाई. तो ये एक जो प्रॉब्लम सारे सिस्टम में है, पैर में दर्द हो रहा है, और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, पैर में दर्द हो रहा है, काफ मसल पेन कर रही है, ठीक है, ज़्यादा काम कर लिया होगा इसलिए दर्द हो रहा है, रेस्ट कर लो, पेन के लिए ले बट लो. नहीं, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जो आज की डेट में फेस हो रही है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो डिसलॉज होके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके हार्ट अटैक्स फिनिश्ड. तो हम उसे निगलेक्ट नहीं करें. जो हमारी बेल्स रिंग कर रही हैं, वी शुड नेवर निगलेक्ट देम. एक बार ज़रूर, ठीक है आज टाइम नहीं मिला, कल जाके देखो. ये एक मिथ होता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये सब नाटक है, ये सब चीज़ें हैं. दिस शुड नॉट बी द
आंसर। We can say कि never avoid any kind of symptom. एग्जैक्टली आप बहुत ओवर एक्सेजरेट भी मत करो, बट ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई दिक्कत तो नहीं है। वंस इन्वेस्टिगेटेड ठीक है सब कुछ है, लीव इट, At least go for a checkup एटलीस्ट गो फॉर if required or not. राइट, बिल्कुल। Okay. Thank you, ma'am, for your time. At least feeling very good after discussing this topic with you. And I hope guys आपके बहुत सारे points यहाँ पे clear होंगे. For any kind of questions and queries, you यू आर can ऑलवेज वेलकम। put your questions in a comment box, and please do not forget to subscribe our channel, hit the like button and press the bell icon for the more updates and videos. Thank you for the watching. Thank you so much for such good discussion. I think with this little discussion, कुछ information तो ऐसी गई होगी कि at least few should improve. Actually that was quite lot information. Few should improve. And so Thank you, ma'am. let us see. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you.